जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, क्योंकि अभी का मौसम जो है वो बहुत ही कहा जा सकता है कि खतरनाक है और बहुत खुशनुमा भी है। खतरनाक इसलिए कि अगर इस बारिश में भीग जाओगे तो सर्दी हो जाएगी और सर्दी हो जाएगी तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर दवा देगा और जब आप दवा खाओगे तो आप पढ़ोगे नहीं, आप ज़्यादा सोओगे, है ना। और डॉक्टर्स जो है ज़्यादातर इस मौसम में जो है वो आपका अपना सीज़न मानते हैं। ठीक है, आप कहीं ग्रामीण अंचल से देख रहे होंगे या मान के चलिए आप किसी शहर से हैं, तो अधिकतर जो है डॉक्टर्स इस जो सावन आषाढ़ का जब महीना चालू होता है, आषाढ़ हो गया, फिर उसके बाद हो गया चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, फिर सावन और भादो तक के जो रहता है, आषाढ़ से भादो तक, इस सीज़न में जो है ज़्यादातर डॉक्टर्स अपना सीज़न मानते हैं, क्योंकि ज़ुकाम सर्दी ये सब सारी चीज़ें बहुत होती है। खैर, हम अपने टॉपिक से भटक गए हैं, तो वापस आते हैं। और खुशनुमा इसलिए कि हर जगह ग्रीनरी दिखाई देती है। तो आज हम पढ़ेंगे 28 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज इस पर्यावरण जिसकी हम बात कर रहे थे कि पर्यावरण वातावरण जो हमें काफ़ी लुभाता भी है और कभी कभी जो है क्या हो जाता है तो हमारे लिए खतरनाक भी हो जाता है, तो उसका दिवस भी है जो आगे क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे। आज इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं गौतम बुद्ध जी की बात को लेकर। मुश्किलें तब आती है जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके पास समय है। समय बहुत बलवान है। याद रखिएगा कि जिस हिसाब से कंपटीशन का स्तर बढ़ रहा है वर्तमान में, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, गौर करेंगे, तो हमें यह समझ में आता है कि हर साल जनरेशन स्विच हो रहा है। और जो प्रथम पायदान का जो छात्र है वो पहले हमारे ज़माने में ग्रेजुएशन के बाद आया करता था, फिर उसके बाद ऐसा जनरेशन आया कि क्लास 12 से ही स्टार्ट कर दिए। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी जो है हमसे काउंसलिंग कराते हैं कि हमें किस प्रकार से इस सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, इस स्टेट पीसीएस के क्षेत्र में, इस व्यापम एसएससी वनडे एग्ज़ाम के क्षेत्र में किस प्रकार से मेहनत करना चाहिए। ऐसे जो है काउंसलिंग के लिए बच्चे प्रॉपर पेरेंट्स के साथ आते हैं। तो सोच लीजिए कि कंपटीशन का स्तर क्या हो गया है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि अभी आपके पास समय है तो आप ये सोचना बंद कर दें और अभी से जो है तैयारी करें। बात बहुत गंभीर है, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डिसिप्लिन रहें। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बागला जी को नियुक्त किया गया है। आंसर दिया है साक्षी ने। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक के रूप में कहा जाता है। कल मैं हुगली नदी पर हुगली और मैची नदी को जो आपका मिलान के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसके लिए चर्चा कर रहा था। तो उस बीच में ये भी पूछा था सवाल और बिल्कुल साक्षी ने सही जवाब दिया है। दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब DVC मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि 1948 में स्टार्ट किया गया, भारत की सबसे पहली नदी बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट किया गया था, उसके बाद से अब काफ़ी नियंत्रण है दामोदर नदी पर। ठीक है, चलो। और एक और बात बता दूं मैं दामोदर नदी के लिए कि भ्रंश द्रोणियों में बहने वाली पूर्व की ओर भ्रंश द्रोणियों में बहने वाली नदी दामोदर नदी है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद हम जान रहे थे, जीएस का प्रश्न था, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेरे प्रिय साथियों, एक समय ऐसा था जब भारत में एक प्रॉपर सिविलाइज्ड सिटी थी जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं। भारत सहित पाकिस्तान में इस प्रकार से त्रिभुजाकार अवस्था में जो है ये सभ्यता फैली हुई थी।
जो कि मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं से क्या करती थी, तो मेल खाती थी। ठीक है, कुछ साक्ष्य जो लोथल वाला क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ से पता चलता है कि ये लोथल जो था, क्या नाम बताया मैंने, लोथल, ये जो है एक बंदरगाह था, एक पोर्ट था जहाँ से समुद्री व्यापार किया जाता था। आज भी गुजरात में स्थित धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर जिसके जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पता चलता है कि जो निवास स्थल है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, प्रॉपर डिज़ाइन वे पे तैयार किया गया है कि उच्चतम निकासी की व्यवस्था है। मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ की जो नालियाँ बनाई गई है वो बहुत ही उच्च किस्म की नालियाँ बनाई गई है जहाँ से पानी का बहाव सीधा निकल जाता है। उसी प्रकार से ऐसे रोड बनाए गए हैं जो कि एक दूसरे को 90 अंश के कोण में काटती है, अर्थात सीधे काटती हैं। और ऐसे द्वार हैं जो कि द्वार मेन रोड में ना खुलकर अंदर में जो छोटी छोटी रोडें बनी हैं उनमें खुलती थी। इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक बहुत प्रमुख सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, है ना। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं की समकालीन है, मतलब एक साथ ये सभ्यताएं चल रही थी। अब सवाल ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। और आप लोगों के लिए लास्ट प्रश्न के साथ एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं कि बताइए हड़प्पा की खोज किसने की थी। ठीक है, मैं तो आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट छोड़ के जाता हूं आपके बीच में। ठीक है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, प्रकृति की बात कर रहे थे हम लोग, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को हर साल। प्रकृति का संरक्षण करना इतना ज्यादा जरूरी है मेरे प्रिय साथियों कि आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या है वो है 8 अरब, जो कि प्राकृतिक संसाधनों का अनाप शनाप दोहन कर रही है ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ अनाप शनाप को एक वर्ड का यूज करता हूँ, आड़ा बाड़ा, है ना, आड़ा बाड़ा यूज कर रही है। उसी प्रकार से अगर जब हम 2037 में छलांग लगाएंगे तो ये आकलन किया गया है कि विश्व की जो जनसंख्या है वो 9 अरब के आसपास हो जाएगी। अब ये सोचिए कि यहाँ पर पॉइंट दिया होगा 9 अरब के आसपास हो जाएगी, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मतलब संरक्षण करना। उपयोग तो होगा ही होगा, लेकिन हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ इनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को समझाने का मुख्य उद्देश्य आज के दिन जो है साधा जाता है। लोगों को संसाधनों का सतत समझदारी से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के साथ ही प्रेरित कर रहा हूं। सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, ईंधन, कोयला, तेल, ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन हैं और मनुष्य को इसका जो है बहुत शालीनता से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, आज के दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, एक प्रण ले सकते हैं। पेड़ लगाएं, मिट्टी का कटाव कम होगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल अपनाएं, मतलब कि अगर कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो उसको रीयूज में कैसे लाया जा सकता है और उसको रिसाइकलिंग कैसे की जा सकती है। कारपूल करें, मतलब ईंधन की बचत करें। अनावश्यक लाइट बंद करें, डिजिटल विकल्प अपनाएं, कागज की बचत करें, सामुदायिक सफाई में भाग लें, गैर विषैली सफाई सामग्री का उपयोग करें, खाद बनाएं, जैविक कचरे को बेहतर उपयोग करें, है ना। आजकल तो मतलब घरों में संरक्षण भी किया जा रहा है बहुत। मैं देखा हूँ कि जैविक खाद बनाने के लिए आमा खाए, आमा का छिलका रख दिए, केला खाए, केला का छिलका रख दिए, कुछ खाने का बच गया उसको रख दिए, तो ऐसे करके घरों घरों में जो है बनाया जा रहा है प्राकृतिक खाद। और ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, लोगों को समझ बढ़ रही है। और जो सवेरे सवेरे गाड़ी पहुंच जाता है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, नए समय की बात है, मेरे को याद हो गया है, गीला कचड़ा सूखा कचड़ा, नए समय की बात है ना, ऐसे कुछ था। फिर उसके बाद कुछ और बोलता है, आप लोग के घर के आसपास आता होगा। चलो, हाल ही में
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, काफी अनुभवी है उमा कांजीलाल जी, जो कि इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। तो यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्न पूछने की संभावनाएं अच्छी खासी बन जाती है। जुलाई 2024 में प्रोफेसर नागेश्वर राव का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और 25 जुलाई को इग्नू की कार्यवाहक कुलपति रही हैं, जो क्या नाम है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, इनका स्थान लेंगी। ठीक है, इनका अनुभव दिया हुआ है, अनुभव से ये प्रश्न का तो संबंध नहीं है, लेकिन अनुभवी है काफी, ये आप जान ले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रश्न पूछा जा सकता है, 1985 में बना है, सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत की राष्ट्रपति तो कुलाधिपति होती हैं और प्रोफेसर उमा कांजीलाल यहाँ के कुलपति होंगे और 67 केंद्र हैं इसके। ठीक है, काफी बड़ा कैंपस है ये। चलो, हाल ही में भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई है ULPGM V3 प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल, जिसे UAV से लॉन्च किया गया है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। प्रश्न पूछता है हमेशा, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1958 में हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, समीर मी कामत इसके अध्यक्ष है। अब आ जाते हैं कि आखिरकार ये मिसाइल है क्या। तो मैं बता दूं कि मानव रहित हवाई वाहनों से लॉन्च की जा सकती है ये मिसाइल, और काफ़ी एडवांस है। एडवांस से तात्पर्य यह है कि इसको प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड वे पे जो है गाइड किया जा सकता है ना। V3 वर्जन इसका विस्तारित रेंज है, अलग अलग वर्जन में है। V1 शुरुआती प्रोटोटाइप है, V2 है, फिर उसके बाद V3 है। DRDO इसका विकास करता है। अडानी और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसको फंडिंग मतलब इसको सहयोग किए हैं। कुर्नूल आंध्र प्रदेश से इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड प्रोपल्सन 2 वे डेका लिंक इसमें जो है स्थित है। स्थिर और चलायमान लक्ष्यों पर हमले के लिए इसे बनाया गया है, और जो है अंधेरे में जो है ये कम दूरी क्षमता है, ऐसे मारक क्षमता दिया है। दिन में 4 किलोमीटर और रात में 2.5 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। अगला है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का स्थान हासिल कर लिया है? तो ये है भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने शानदार कीर्तिमान रचा, 120 रन बनाए इन्होंने, और रिकी पॉन्टिंग को पीछे करते हुए दूसरे स्थान में पहुंच गए हैं। पहले स्थान में हमारे भारत देश के जो गॉड ऑफ क्रिकेट के रूप में जाने जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी, उनका स्थान है, 15,000 कुछ रन है, और इनका 13,400 रन है। ठीक है, 16,000 के आसपास है सचिन तेंदुलकर जी का, और ये जो है दूसरे स्थान में आ गए हैं। और अगर ये किसका किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं तो राहुल द्रविड़ का है, जैक कालिस का है, रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों की सूची को पीछे कर दी चुके हैं ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और इनका कैरियर देख सकते हो आप कि टेस्ट रन्स जो है इनके 13,400 है, 157 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 38 शतक लगाए हैं, 104 जो है इन्होंने 50s बनाई है। 1000 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं जो कि ट्रैफर्ड में इन्होंने रन बनाया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? आप सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे? तो मालदीव्स गए थे। मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू। भारत और मालदीव के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम प्रायद्वीपीय भारत को बना सकते हैं। ये रहा प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पर स्थित है मालदीव। मालदीव और भारत की दूरी ज़्यादा नहीं है, समुद्री सीमा का साझा करते हैं, समुद्री पड़ोसी देश है। और इन बीच वाले डिस्टेंस एरिया में क्या बनाना है? तो एक अच्छा मत्स्य व्यापार करने का वातावरण क्रिएट करना है, जिसमें कौन कौन सी मछली पकड़ी जाएगी? ट्यूना फिश, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। तो इसका समझौते का हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, किसके साथ मिले हैं? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ। तो आप देख सकते हैं जलीय कृषि और संसाधन
प्रबंधन को मजबूत बनाना, मत्स्य आधारित इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में सहयोग देना, प्रशिक्षण, कौशल विकास, तकनीकी सहायता, एक दूसरे देश जो है आदान प्रदान करेंगे। मालदीव में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, हैचरी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा जिससे कि मालदीव में जो है स्टोरेज क्षमता अच्छी हो। व्यापार सुगमता बनाना, क्षमता निर्माण करने के क्षेत्र में कार्य करेंगे। जलीय पशु स्वास्थ्य, फार्म प्रबंधन, जैव सुरक्षा, समुद्री इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, एक दूसरे को सिखाया जाएगा जिससे कि ये एक व्यापार बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। माले जो है मालदीव की राजधानी है, मालदीवियन रुफिया यहाँ चलता है, आधिकारिक भाषा दिवेही है और मोहम्मद मोइज़ू यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में नासा द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष मौसम से रक्षा की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ट्रेजर्स मिशन। क्या नाम है? ट्रेजर्स मिशन इसका नाम है, जो कि मुख्य रूप से ये जानेगा कि किस प्रकार से चुंबकीय क्षमता को पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षमता है हमें बाहरी संकटों से, बाहरी जितने भी कहा जा सकता है कि सूर्य की रोशनी हो गई और जो उल्कापिंड है, इन सभी चीज़ों से सुरक्षित रखता है। इस पे जो है ये मुख्य रूप से सर्च करेगा। हमेशा की तरह स्पेस एक्स के साथ है, इसके फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से इसे लॉन्च किया जाएगा। टोटल दो सैटेलाइट्स जो है भेजे गए हैं और 12 महीने तक के का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, बस यही है, आप जान गए होंगे। नासा 29 जुलाई 1958 में, मतलब कि कल ही इसका क्या है, तो स्थापना दिवस है। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। ड्वाइट डी आइजनहावर इसके संस्थापक है। आदर्श वाक्य है सभी के हित के लिए, ठीक है, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे जेपी बिड़ला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार है ये भारत देश का, जो कि वी नारायणन। कौन है वी नारायणन? जल्दी से गौर कीजिए, दिमाग में लोड दीजिए, कौन है? मैं कई बार पढ़ाता हूँ स्टैटिक पोर्शन। बताओ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन। इनको 2025 के जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारत के अंतरिक्ष शक्ति और इसरो के वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, इसलिए जो है इसको दिया गया है, इस पुरस्कार को इन्हें वितरित किया गया है। यह पुरस्कार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, डॉक्टर वेंकट रमण राधाकृष्णन जैसी महान हस्तियों को परंपरा को आगे बढ़ाता है, उनको भी ये प्रदान किया जा चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई है। इसरो की बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका आदर्श वाक्य है। वी नारायणन अध्यक्ष है। प्राथमिक अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका एक क्या है, प्राथमिक आपका अंतरिक्ष केंद्र है। चलें अब रिवीजन कर लेते हैं। अजय सेठ जो कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। इस नीति का मसौदा सुरेश प्रभु जी ने बनाया है अपनी टीम के साथ। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है पेशा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो जमीनी स्तर पर जितने भी ट्राइबल एरिया है उनमें कार्य करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने में क्या आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। भारतीय स्टेट बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का खिताब मिला है 2025 का। हाल ही में भारत सरकार की आर्थिक कार्य समिति ने बिहार राज्य के किस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दी है? इसमें आपको इसका आंसर देना है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, आप बताइए, इसका भी कल मैं आंसर दूंगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और एक प्रश्न और पूछा है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।